चलिए, तो आज का विषय है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है। अच्छा, आप लोग अक्सर एक चीज देखते होंगे कि जब किसी तार से, चालक तार से धारा को प्रवाह किया जाता है तो कुछ समय तक जब धारा प्रवाह हो जाता है तो चालक तार स्वतः गर्म हो जाता है। कोई कम गर्म होता है तो कोई ज्यादा गर्म होता है। ऐसे हम लोग उसको, क्योंकि पीवीसी कवर वाला तार होता है, उसको पकड़ने पर तो करंट तो नहीं लगेगा, लेकिन छूने पर हमको महसूस होगा कि वो वायर जो है गर्म हो चुकी है। ठीक है। इसी गर्म होने को क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्योंकि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाह किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? मतलब चूंकि गर्म होता है उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है। तो जब किसी चालक तार में हम धारा को प्रवाह करते हैं तो चालक तार गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उससे निकलता है और इसी से क्या होता है? वो चालक तार गर्म हो जाता है और उसे ही क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो अब जो तार ज्यादा गर्म होगी इसका मतलब ये है कि उससे ज्यादा ऊष्मा निकल रहा है। जो तार कम गर्म है इसका मतलब ये है कि उससे ऊष्मा कम निकल रहा है। ठीक ना? अच्छा, अब बात ये आएगा कि ऊष्मा निकलता क्यों है, अर्थात चालक तार गर्म क्यों हो जाता है। ठीक है। चाहे कम गर्म होना या अधिक होना, गर्म तो होता ही है, तो चालक तार गर्म क्यों होता है? ठीक है। इसका रीजन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चालक तार जो है उसमें तो कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे कण होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से क्या होता है? आवेश जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है। ठीक ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के चलने से आवेश भी क्या होता है? चलता है और इसी के वजह से धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है और उसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और उसी चालक तार में निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। ये तो बात आप जान चुके हैं, पहले ही बता दिया गया है ना जी। चालक तार में निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना तो क्या होता है? उसके रास्ते में बहुत से धन आयन कण पाए जाते हैं, यानी कि धन आवेश वाले कण पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराते हैं तो घर्षण होगा और घर्षण होने से ऊष्मा उत्सर्जित होगा। यानी कि आप अभी ठंडी का दिन है, क्या करेंगे? आप लोग दोनों हाथ को यदि ऐसे रगड़ेंगे तो स्वतः क्या हो जाता है? हाथ गर्म हो जाता है। ठीक है। हम लोग रगड़ते हैं, अक्सर हम लोग ऐसे रगड़ा करते हैं ठंडियों के दिनों में, ताकि हाथ क्या होता है? हल्का सा गर्म हो जाता है। क्योंकि क्यों? रगड़ करने से आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और आवेश उत्पन्न होने से क्या होता है कि ये सतह क्या होता है? सतह जो होता है हाथ की सतह गर्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से क्या है कि जब चालक तार से इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में धन आवेश वाले कण भी मिलते हैं, जिससे ये टकरा जाते हैं। टकराने से क्या होता है? घर्षण होता है और उससे ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी ऊष्मा के उत्पन्न के चलते क्या होता है? चालक तार गर्म हो जाता है। ये बात समझ में आ गया? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? इस पे कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, अब समझिए, अब बात यह आएगा कि चालक तार से जो ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है, कितना निकलेगा? जो ऊष्मा जो निकल रहा है कितना निकलेगा? तो देखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी चालक तार से ऊष्मा उतना ही निकलता है जितना कि दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको उतना ही जो है ऊष्मा निकलता है। यानी कि किसी भी आवेश को, है ना जी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसका मान और चालक तार से जो धारा निकला है वो दोनों आपस में क्या होता है? समान होता है। हम लोग प्राय ऊष्मा को U से सूचित करते हैं और कार्य को किससे सूचित करते हैं? W से। अर्थात जो ऊष्मा जो उत्पन्न हुआ है वो किसके समान होगा? तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया गया है उतना ही चालक तार से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक ना? ये बात याद रखिएगा। चलिए, यानी कि ऊष्मा कार्य के उत्सर्जित ऊष्मा कार्य के समान होता है। ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगला टॉपिक आने वाला है
कि किसी भी चालक से जो विद्युत धारा हम प्रवाह कर रहे हैं, तो किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करने से कम ऊष्मा उत्सर्जित होता है, किसी में ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होता है ना जी? होता है कि नहीं होता है? तो अब हम लोग को ये जानना है कि ऊष्मा निकलेगा तो उसका मान कितना होगा। मतलब ये किसी चालक तार से जो ऊष्मा निकल रहा है, उस ऊष्मा को हमको जानना हो कि कितना ऊष्मा निकल रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला अब सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तो समझ में आ गया। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा होगा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। ठीक ना, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम का हम लोग पहले बनाएंगे, डायग्राम का निर्माण कर लेंगे जी। देखिएगा ध्यान से। हम लोग पीछे भी हम लोग क्या किए थे, प्रतिरोध को जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे, समांतर क्रम समूहन भी देख लिए थे और श्रेणी क्रम समूहन भी देख चुके थे। ठीक ना, अब यहाँ हम एक ही प्रतिरोध को लेते हैं, यहाँ बिंदु ए कर देते हैं, यहाँ बिंदु बी कर देते हैं, और इन दोनों के बीच क्या करते हैं हम लोग, एक वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। ठीक है, और बैटरी का विभवांतर यदि भी हो इसको ऊपर लेंगे। ठीक है, बैटरी का विभवांतर कितना है, भी है, और धारा आई प्रवाहित हो रहा है और आई इधर से निकलना जा रहा है। ठीक ना, सुनिए, तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं कि विद्युत धारा के कारण किसी चालक में जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है या जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसका मान क्या होने वाला है। ठीक ना, उसके मान को कैसे प्राप्त करें। तो मान लीजिए कि एक प्रतिरोध R को लगाया गया है A और B के बीच में। ठीक ना, एक प्रतिरोध R लगाया गया है बिंदु A और बिंदु B के बीच में। एक विभवांतर भी लगाया गया है जो बिंदु A और B के बीच के विभवांतर को माप रहा है। ठीक ना, और इसमें जो है क्या हो रहा है, एक क्या है, धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक ना, तो ये वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को माप रहा है, और बैटरी का जो विभवांतर जो है V है। तो जब इसमें हम धारा I प्रवाहित करेंगे तो आवेश का मान कितना होगा। ठीक ना, तो हम ओम के नियम से जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, यहाँ देखिए, हम लोग जो धारा प्रवाह कर रहे हैं कुछ देर तक करेंगे। अच्छा, ये बताइए, हम लोग किसी भी चालक तार में धारा प्रवाह करते करते तो चालक तार गर्म नहीं हो जाता है। चालक तार को गर्म होने के लिए कुछ समय चाहिए। तो मान लीजिए कि ये जो धारा जो प्रवाह कर रहे हैं इस परिपथ में T समय तक किया जा रहा है, कुछ ना कुछ समय लगा देना पड़ेगा, या माइक्रो सेकंड में, चाहे सेकंड में, चाहे मिनट या घंटा, कुछ में तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ देर तक तो धारा का प्रवाह कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही चालक तार गर्म होगा। हीटर क्या एकाएक गर्म हो जाता है? हीटर कोई भी हो, या आयरन जो जिससे कपड़ा हम लोग इस्त्री करते हैं, क्या वो तुरंत गर्म हो जाता है? आयरन उसको भी गर्म होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। ठीक है, तो किसी भी चालक तार को गर्म होने के लिए थोड़ा समय तो जरूर चाहिए। तो मान लीजिए कि I धारा को, ठीक है, चालक A और B के बीच में T समय तक प्रवाहित किया गया, जिससे उत्पन्न आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा। Q का यदि मान निकालने का प्रयास करें तो I इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम से हम लोग जान चुके थे I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब पुनः हम ये भी बात जानते हैं, इसके पहले जस्ट तुरंत हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे कि जो उत्पन्न ऊष्मा जो होता है, ये भी कि ऊष्मा उतना ही उत्पन्न होगा जितना कि कार्य किया जा रहा है। ठीक ना, तो अब सुनिए, हम लोग कार्य यदि निकाले जो विभवांतर के टॉपिक में जो मिला था, तो वहां W इक्वल टू हम लोग क्या मिला था, क्योंकि अगर किसी आवेश को यहां से यहां तक A से B तक ले जाना हो तो कुछ कार्य करना ही पड़ेगा, बिना कार्य करे किए तो होगा नहीं, है ना जी। कार्य करेगा तभी ना ऊष्मा उत्पन्न होगा जी। ठीक ना, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बाई टी होता है। Q बाई टी होता है, क्या होता है, Q इंटू टी होता है। वेरी गुड, Q इंटू V होता है, बहुत अच्छा।
क्योंकि हम लोग ये कहां से पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे विभवांतर वाले टॉपिक में पढ़े थे, ठीक ना। अच्छा, इसमें Q क्या है, इसमें Q आपको आवेश है ना जी, V क्या है, विभवांतर दो बिंदु के बीच विभवांतर है, और W तो जानते हैं कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए जरा, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक ना। मतलब जो है यहाँ देखिए Q के मान, Q का मान दिया है ना, यहाँ पे Q आया है, तो Q के मान इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब Q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए W का W हो जाएगा। अब Q की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू T, और V है तो V, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I T इंटू V हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पुनः हम जो है ओम के नियम से एक बात और जानते हैं। अब हम लोग आते हैं ओम के नियम से, ठीक ना, ओम के नियम से हम ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा यार, ठीक ना। यहां पे W का W दिख रहा है, अब W का W, यहां पे I इंटू टी का जस्ट कर लिख देंगे, I इंटू टी। अब देखिए यहाँ V दिख रहा है, और V का मान वहां ओम के नियम से क्या मिला है, I इंटू आर मिला है, तो यहाँ हम लोग I इंटू आर लिख देंगे। तो अब हमें मिल चुका है W इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर आर इंटू। अब ये बताइए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह में हमको अभी मिल चुका था कि किसी भी चालक तार से ऊष्मा उतना ही उत्पन्न होगा जितना कि विभवांतर को ले जाने में कार्य करना पड़ता है। मतलब कार्य और विभवांतर दोनों आपस में क्या होता है, यहाँ लिखेंगे चूंकि कार्य और चालक से उत्पन्न ऊर्जा का मान समान होता है, अतः W की जगह क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर आर टी है तो आई स्क्वायर आर टी। देखिए यही वो मान है, मतलब U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ है, इस फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी चालक तार से धारा कितना मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि किसी भी चालक तार से ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा, इतना ही उत्पन्न होगा। अब इसमें यदि हम लोग न्यूमेरिकल देंगे, न्यूमेरिकल आएगा, है ना जी, इसमें अलग अलग मान दिया रहेगा, तो पूछ देगा कि उत्पन्न ऊष्मा का मान जानते हैं, लेकिन किसी चालक तार से कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर ऊष्मा का परिमाण यदि निकालना होगा, ऊष्मा का मान निकालना होगा, तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब ये बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक आपको होता है जूल, जिसको जे से सूचित करते हैं, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी, जिसको CAL कहते हैं, है ना जी। अच्छा, हम ये भी बात जानते हैं कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 4.182 कैलोरी, यानी लगभग इसको मान लिया जाता है लगभग 4.2 कैलोरी मान लिया जाता है, ठीक ना, 4.2 कैलोरी मान लिया जाता है। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, या फिर एक यहाँ पे ये भी बताता है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 4.182, ये इसका एक्चुअल मान है, 4.182 इसका एक्चुअल मान है, लेकिन इसको मान लेते हैं 4.2 कैलोरी, ठीक ना। मतलब 1 जूल में 4.2 कैलोरी होता है। जैसे आप लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, है जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग इसको सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख करके सॉल्व करते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं,
ये हम लोग पढ़े थे किसमें, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े थे, ठीक ना। चलिए यहाँ का क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझिए जो कि अगला चीज आने वाला है। हम लोगों ने ये भी जान लिया कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किससे करते हैं, ये भी जान लिया कि किसी चालक से कितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ मिल चुका है। अब बात ये आएगा कि जो ऊष्मा उत्पन्न जो हो रहा है किसी चालक से, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे अब कोई सोचेगा ना कि चालक अगर तार मोटा होगा तो धारा ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगा कि कम उत्पन्न होगा। अगर करंट ज्यादा दे दे, जहां 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर दे दे तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा कि कम उत्पन्न होगा। अब ये चीज हम लोग को समझना है कि किसी भी चालक तार से जो हम धारा प्रवाह करते हैं, धारा के प्रवाह करने से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो इस चीज को समझने के लिए देखिए सर जेम्स जूल ने, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ठीक ना। जेम्स जूल इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही ये क्या किया था, ऊर्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने सर्च पर रिसर्च किया था, इसीलिए जो है ना उसका ऐसा मतलब जूल कहा जाता है। तो 1841 ईस्वी में जूल, ये वैज्ञानिक थे जेम्स जूल, इन्होंने जो है किसी चालक तार से धारा के प्रवाह करने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसके संबंध में उन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो पहला और दूसरा तीसरा नियम को समझते हैं हम लोग, अच्छे से समझिएगा, बारीक से समझिएगा। पहला नियम था, पहला नियम, ठीक ना, हम इसको समझा रहे हैं। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²। जब R एवं T नियत हो, हम समझाएंगे, ये सब समझा रहे हैं, ठीक ना। सेकंड दिए थे नियम, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R जब I और T नियत हो, जब I और T नियत हो। और थर्ड नियम था कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T जब I और R नियत हो। ठीक है, जरा समझिए। तो जूल जी ने क्या समझाने का प्रयास किया कि किसी भी चालक तार में जब धारा को प्रवाह किया जाता है तो ऊष्मा तो उत्पन्न होता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। कभी थोड़ा उत्पन्न होता है तो कभी ज्यादा उत्पन्न होता है। तो अब बात ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस कंडीशन में ज्यादा उत्पन्न होगा और किस कंडीशन में कम उत्पन्न होगा। तो उन्होंने इसके संदर्भ में एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने पता लगाया, ये 3 नियम दिए थे, ठीक ना। देखिए इसको हम लोग, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। किसका? जूल का ऊष्मीय नियम भी कहा जाता है। जूल का ऊष्मीय नियम भी कहा जाता है। तो जूल का ऊष्मीय नियम किन्होंने दिया था? जेम्स जूल ने दिया था। और कितने नियम होते हैं? ऊष्मीय नियम 3 होते हैं। चलिए पहला नियम देखते हैं, सुनिए। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²। जब R और T नियत हो, इसका मतलब क्या समझिए, यानी कि जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक ना, तार पतली हो, मोटी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका बात नहीं है, यहाँ समझिएगा जरा, ठीक ना। ये प्रतिरोध नहीं पढ़ा रहे हैं कि मोटी होगी तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, पतली होगी, लंबी होगी, छोटी, वो सब चीज नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक ना, यहाँ बात है ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पतला तार रहेगा तो भी उत्पन्न होगा, मोटा होगा तो भी उत्पन्न होगा, छोटा होगा तो भी होगा, लंबा होगा तभी उत्पन्न होगा, ठीक ना। तो जो चालक तार से जब हम किसी धारा को प्रवाह करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जब प्रतिरोध और समय क्या हो, नियत हो। पहला नियम इन्होंने दिया, क्या दिया कि किसी चालक से जब धारा को प्रवाह करते हैं तो धारा को प्रवाह करने से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका मान किसके समानुपाती होता है, तो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और यह समानुपाती कब होगा, जब तार का प्रतिरोध और समय दोनों ही क्या हो, नियत हो, बदले नहीं, नियत होना चाहिए, ठीक ना। नियत का मतलब फिक्स होना चाहिए। सेकेंड नियम दिया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाह करने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण
हालांकि चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है जब I और T दोनों क्या हो, नियम हो। और नंबर 3 इन्होंने बताया उसमें नियम में कि किस चालक तार में धारा का प्रवाह करने से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है। अच्छा ये बताइए, अगर समय ज्यादा देर तक अगर प्रवाह करा देंगे धारा को तो ज्यादा देर तक ज्यादा गर्म नहीं होगा। अगर सोचिए कोई आदमी 1 सेकंड के लिए धारा को ऐसे स्विच ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, सिर्फ 1 सेकंड ही करंट दिया, ठीक ना। और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो क्या किया, 5 मिनट तक धारा प्रवाह कराया। अब ये बताइए किसमें ज्यादा तार गर्म होगा? कोई भी कह देगा कि 5 मिनट जो धारा प्रवाह हुआ है उसमें तार ज्यादा गर्म होगा, 1 सेकंड में तार कम गर्म होगा, ठीक ना। हम ही लोग काम करते हैं तो जो सोचिए कि अच्छे ठंडियों के टाइम में भी हम लोग को पसीना होता है, कब? जब ज्यादा हार्डवर्क करेंगे ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो क्या होगा, पसीना तो पक्का होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि ठंडी के टाइम में पसीना हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, जरूर होगा। अगर हम ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो हमारा शरीर से क्या होगा, उष्मा उत्सर्जन होगा, उष्मा निकलेगा और उसी उष्मा के निकलने के चलते पसीना होता है, ठीक ना। तो ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा, अगर हम दौड़ेंगे तो हमारा शरीर ज्यादा कार्य कर रहा है, तो जब ज्यादा कार्य करेगा तो उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा। अच्छा कोई जो है ना 2 मीटर दौड़ा, 2 मीटर दौड़ करके रुक गया और कोई 2 किलोमीटर दौड़ कर गया, है जी, तो ज्यादा उष्मा का खर्च किसमें होगा? जनरली जो 2 मीटर जो दौड़ा है उसके द्वारा उष्मा का खर्च कम होगा, मतलब ऊर्जा का खर्च कम होगा, उष्मा कम निकलेगा। लेकिन जो 2 किलोमीटर जो दौड़ कर गया है उसका ऊर्जा ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर दौड़ने में उसको समय भी ज्यादा लग रहा है। 2 मीटर दौड़ने में कितना देर लगेगा जी? 2 मीटर कितना बड़ा होता है, समझिए कि इतना 1 मीटर होता है। अब इसका डबल कर दीजिए, 2 मीटर हो जाएगा। दौड़ने में कितना देर लगेगा जी? माइक्रो सेकेंड लगेगा, चाहे सेकेंड ही मान लीजिए, 1 सेकेंड, क्या दिक्कत है। तो 2 किलोमीटर जो दौड़ रहे तो क्या 1 सेकेंड में दौड़ लीजिएगा? नहीं दौड़ पाइएगा, कुछ मिनट या कुछ घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करता है। अब यूसेन बोल्टा होगा तो मिनटों में, है जी, 2 किलोमीटर के सफर को, है ना, 2 मिनट में सफर तय कर लेगा, मतलब 2 से 3 मिनट में सफर तय कर लेगा जी। बहुत तेज दौड़ता है, पूरे एशिया में सबसे तेज धावक है जी, सबसे तेज दौड़ने वाला यूसेन बोल्ट जमाइका का रहने वाला है, बहुत लंबा भी है जी। उसका लंबाई लगभग जो है तकरीबन 6.5 और 7 के बीच उसकी लंबाई है, मतलब 6.5 फीट से 7 फीट तक। एग्जैक्ट पता नहीं उसकी लंबाई कितनी है, लेकिन बहुत लंबा व्यक्ति है, ठीक है। और दौड़ ज्यादा वही लगा सकता है जो लंबा व्यक्ति है, क्योंकि इसका पैर बड़ा बड़ा होगा, है ना जी। और जब पैर बड़ा होगा तो दोनों टांगों के बीच में कोण ज्यादा बनेगा, जब कोण ज्यादा बनेगा तो पैर लंबा फैलेगा तो ज्यादा दूर तक वो। घोड़ा देखते हैं, घोड़ा क्या होता है, उसके 4 पैर होता है। अगर सर चीता का तो पैर बहुत छोटा होता है, तो ज्यादा तेज क्यों दौड़ लेता है? तो कारण यह है कि उसके 4 पैर होता है और 4 पैर के द्वारा जो है वो ज्यादा छलांग लगा पाता है, मतलब उसका जो कोण जो होता है ना पैरों के बीच में, वो कोण बड़ा हो जाता है। और देखिएगा कोई अगर छोटा यदि पैर यदि बढ़ाता है, छोटा पैर बढ़ाता है, मतलब छोटा कदम रहता है, तो वो ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा। अगर कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है और थोड़ा बड़ा कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी चलेगा। दौड़ते हुए तो क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा पैर भी नहीं फैलाते, ये भी बात ध्यान रखते हैं हम लोग। ज्यादा पैर फैला दीजिएगा तो भी तेज नहीं दौड़ पाइएगा, उसका भी एक एवरेज क्या होता है, कोण होता है ना जी। जो धावक लोग जो होता है, एथलीट्स होते हैं, उन लोगों को सिखाया जाता है कि कितना कितना कोण बनाना है, कब जो है छलांग लगाना है, ये सब सिखाया जाता है। ये हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोगों को अच्छी तरह से ये बात पता होता है। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, ये बात समझ में आ गया। तो अब देखिए ये तो नियम हो गया। अब जरा फिर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आने वाला है। हम लोग ओम के नियम से जानते हैं क्या, I इक्वल टू V बाई R जानते हैं। I इक्वल टू क्या जानते हैं, V बाई R ही जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ठीक ना। I इक्वल टू V बाई R होता है। अच्छा अब हम लोगों को जो है यहाँ पे उत्पन्न उष्मा का हम लोग को एक सूत्र मिल गया है। क्या मिल गया है, U इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T मिल गया है। अब U का U ही रहना है। अब देखिए I की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R पुट कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे, इंटू R इंटू T है तो R इंटू T,
अब देखिए u का u, v का स्क्वायर और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा इंटू r इंटू टी। एक r यहाँ है, एक r नीचे है, कटेगा तो एक r बचेगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर टी बाई। अब सोच रहे हैं सर ये क्यों बताया, इसका क्या मतलब है, तो सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट। देखिए अगर किसी एक ही विभवांतर को, मान लीजिए कि कोई विभवांतर है, किसी धारा का विभवांतर सेम, ठीक ना, मान लीजिए कि 5 वोल्ट विभवांतर वाला धारा है, माना कि, ठीक ना, मान लीजिए कि 5 वोल्ट वाला विभवांतर का धारा है, और इसी 5 वोल्ट वाले विभवांतर के धारा को दो अलग अलग आप प्रतिरोध में दे रहे हैं, ठीक ना। अब जो दो प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि दो प्रतिरोध है और दोनों प्रतिरोधों का मान क्या है, अलग अलग है, एक का ज्यादा है और एक का कम है, एक का ज्यादा है और एक का कम है, ठीक ना। यानी कि एक दोनों में क्या कर रहे हैं, समान विभवांतर वाला धारा को आप दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा मालूम है, तो उसमें अब से पूछा जाए कि किसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, किसमें ऊष्मा उत्पन्न कम होगा, तो बता सकते हैं। जबकि दोनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है और दोनों प्रतिरोध में समान विभवांतर दिए हैं, तो किसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो देखिएगा उनमें से जिस प्रतिरोध का मान कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसी में ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है, और जिसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होगा, ठीक ना। किस कंडीशन में, जब दोनों अलग अलग प्रतिरोधकों में आप समान विभवांतर को जब आप उससे दीजिएगा, समान विभवांतर को जब आप लोग उसे प्रोवाइड करिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जिस प्रतिरोध का मान कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, और जिसका प्रतिरोध उच्च होगा, उसमें जो है ऊष्मा कम उत्पन्न होगा, ठीक ना। यही है आपको ये पूरा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से लेकर के और यहाँ तक, ठीक ना, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है।